नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। एक्सपायरी का दिन मार्केट की स्थिति थोड़ी डामाडोल देखने को मिलेगी। यूएस की तरफ से आप देखें 25% का टैरिफ भी लग गया है डेलों के आसपास से आपको। हालांकि थोड़ी सी रकम दिखाने की कोशिश की निफ्टी, करीब करीब ½ % डाउन 24,708 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी भी रखते हैं वहां पे भी। देखिए सभी ब्रॉडर मार्केट में, बैंक निफ्टी में सभी में गिरावट 1% के करीब निफ्टी गिरता हुआ 55,703 के लेवल पर। ब्रॉडर मार्केट में तो और थोड़ा हाल खराब नजर आएगा, करीब करीब 1% से ज्यादा की गिरावट। मिड कैप में 57,277 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप देखिए यहाँ पर भी 1% की गिरावट 18,023 के लेवल पर। ब्रेथ जाहिर तौर पर बहुत ही खराब नजर आएगी, जिस तरीके से सभी में गिरावट देखने को मिल रही है। 1884 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी, आपकी स्क्रीन पर 707 ऐसे स्टॉक्स मात्र जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से काउंटर्स आज ड्रैग कर रहे हैं मार्केट को, कौन संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हैवी वेट्स रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स से, भारतीय एयरटेल इनफैक्ट सभी ड्रैग करने की कोशिश। एचयूएल और पूरा एफएमसीजी पैक ही देखिएगा, सिर्फ आज वहां पे बाइंग नजर आ रही है। एचयूएल के नतीजे आए, काफी अच्छे नतीजे, ब्रोकरेजेस भी बुलिश, तो एचयूएल चढ़ गया, आईटीसी चढ़ गया इसी कड़ी में। पावर ग्रिड और टाटा मोटर्स में आज खरीदारी। टाटा मोटर्स देखिए यहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स ड्रैग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक से आपको आता हुआ दिखेगा, जो बैंक निफ्टी को ड्रैग कर रहे हैं। तो स्थिति ठीक नहीं मार्केट की, और जिस तरीके से बिकवाली भारी होती हुई नजर आ रही है और एक्सपायरी का दिन है, कैसे यहाँ से मार्केट की दशा और दिशा नजर आएगी, उस सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है उस पर भी बात करेंगे। और हमारे खिलाड़ी भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हैं कपिल शाह जी, ओम मेहरा जी, पवन महेश्वरी जी। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कपिल जी बताइए, एक तो पहले आप जिस तरीके से कल न्यूज़ आई, यूएस ने 25% का टैरिफ लगा दिया। आप अनुमान ही लगाया जा रहा था कि मार्केट काफ़ी हद तक इसको काफ़ी नेगेटिवली लेगा, लिया भी, काफ़ी गैप डाउन हुआ, लेकिन वहाँ से आप देखिए निचले स्तरों से रिकवरी भी दिखाई है और करीब करीब डे हाई, अभी के हाईज के आसपास ही निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ज़्यादा कोई नेगेटिव खबर नहीं है क्या मार्केट के लिए? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, एक्सपायरी को कैसे देख रहे हैं आप आज? क्या यहाँ से और मार्केट में गिरावट हावी होती हुई नजर आएगी, क्या आप एक रिवर्सल साइंस भी दिखेंगे? राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे मार्केट का हम न्यूज़ के साथ अभी कनेक्ट कर रहे हैं, तो वैसा मैं लेट्स से कि कोई भी सरप्राइजिंग इवेंट होता है तो वो मार्केट को ज़्यादा इफेक्ट करता है। हालांकि ये अनसर्टेन इवेंट था थोड़ा सा टू द माइल्ड डिग्री, लेकिन काफ़ी वेल नोन था कि हाँ सारे देश के साथ में उनका बात हुए तो हमारा भी टर्न आने वाला है। तो जो चीज़ें काफ़ी वेल एंटिसिपेटेड होती है तो उसका मार्केट में रिएक्शंस कंपेरेटिवली कम हमें देखने मिला हुआ है। मार्केट काफ़ी नीचे ओपन हुआ था, लेकिन अभी काफ़ी हद से एक रिकवर भी हो गया है। डी हाई के अराउंड मार्केट ट्रेड भी कर रहा है। सो दैट इज फ्रॉम द न्यूज़ पर्सपेक्टिव। अगर मार्केट का ब्रॉडर टेक्निकल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हाँ, टेक्निकल स्ट्रक्चर आज ही नहीं कुछ दिनों से थोड़ा सा स्लाइड नीचे की ओर हो गया है। बट अगेन 24,500 हम एक लेवल देख रहे हैं जो मार्केट के लिए काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। आज के दिन में एक इंट्राडे का जो रेजिस्टेंस था 24,730 का, तो वहां से मार्केट जस्ट ऊपर आया हुआ है। हाँ, लेकिन ऊपर में हम मार्केट की कैपिंग कहाँ ना कहाँ पे 24,800 से लेकर 900 के बीच में देख रहे हैं। तो मार्केट का ब्रॉडर दायरा हम देखते हैं तो 24,800 900 ऊपर की रेंज में और 24,600 24,500 नीचे की रेंज में, ये एक टाइम वाइज करेक्शन जोन रह सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए रख दिए गए हैं, तो एक रेंज में रहेगा मार्केट। ओम जी, एफएमसीजी एक ऐसा पैक जहां पर आज खरीदारी होती हुई नजर आ रही है और मार्केट भी डेलों से रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी सारे सेक्टर्स आप देखें तो इन रेड है फिलहाल। तो एफएमसीजी के नतीजे अभी आए एचयूएल के, और एचयूएल के नतीजे अच्छे आए तो मार्केट ने रिवॉर्ड भी किया। एफएमसीजी स्पेस पर आपकी राय क्या होगी? ऐसे मूड माहौल में क्या करना चाहिए? जी, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स। एफएमसीजी सेक्टर अगर हम लास्ट इस वीक में अगर देखें तो ऑलमोस्ट ट्यूसडे के सेशन से काफी अच्छा एक रिबाउंड, हम एक लोअर लेवल से एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट सेंस कर रहा था आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हमने कल का भी डिस्कशन किया था कि निफ्टी अप्रॉक्स अपनी ऊपरी स्तरों से लगभग 2.5 से 3% की गिरावट दर्ज कर चुका है। तो कहीं ना कहीं एक सेफर जोन वाले जो एफएमसीजी सेक्टर हमेशा प्रिफर्ड किया गया है, तो ऐसे सेक्टर में आज हमने देखा का
हमने देखा भी है कि जो हैवी वेट्स काउंटर है वहां पे अच्छे रिबाउंड बन रही है। और जो आईटीसी काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, ये एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बनता हो रहा है। तो आने वाले दिनों और वीक में भी हम देख सकते हैं कि एफएमसीजी में काउंटर थोड़ी सी रौनक बनी रहेगी। तो ऐसे में थोड़ा सा हेज करके पोजीशन चला जा सकता है अप्रॉक्स, अगर एग्रेसिव पोजीशन ले। बट टू बी अभी सेफर साइड अभी ज्यादा प्रिफर्ड पिक रहेगी एफएमसीजी सेक्टर्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की साइड से। प्रेफर्ड पिक एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ही रहेगी, जहाँ पे बाइंग होते हुए फिलहाल नजर आ रही है। पवन जी, ये बताइए, आज इंडाइसेस को अगर आप साइड रखें, निफ्टी और बैंक निफ्टी को, लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है, जिसका असर ब्रेथ पे भी पड़ा है काफी। ब्रॉडर मार्केट पर आपका टेक क्या होगा? Good morning, Shreya. Good morning to all the co-panelists and the viewers as well. देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप जो सेगमेंट है, यहाँ पर एक बार के लिए बिकवाली हावी हुई है और मार्केट के ओवरऑल जब तक डायनामिक्स नहीं सुधरेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी ये जियोपॉलिटिकल आपका जो इश्यू है, कल शायद 1 तारीख के बाद हो सकता है कि कुछ सेटल हो जाए। तो वहां पर अगर निफ्टी मिड कैप जो है वहां नीचे से 3 से 4% ऊपर उठता है तो हम एक उसको बॉटम मानेंगे। अदरवाइज तब तक ये बिकवाली ही अभी नजर आएगी और मैं 12,700 निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का जो लेवल है वो फिलहाल देख रहा हूँ। ओके, तो जब तक हालात थोड़े सुधरते नहीं, थोड़े से काम डाउन नहीं होता, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। वहाँ पे बिकवाली थोड़ी हावी तो हो रही है। चलिए, आप पहले रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं हमारे खिलाड़ियों की। कौन पहले पायदान पर और कैसे मुकाबला अभी तक फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है? ओम मेहरा जी पहले पायदान पर हैं, 6.5% से ज़्यादा का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। दूसरे पायदान पे कपिल शाह जी हैं, 4.5% ज़्यादा का रिटर्न के पोर्टफोलियो से आता हुआ। पवन माहेश्वरी जी का 2.5% पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है इनका पोर्टफोलियो। तो सभी खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो से अच्छे खासे रिटर्न अभी फिलहाल मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं। कपिल शाह जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर। क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से किया है प्रॉफिट बुकिंग, एग्जिट ले लिया डिलीवरी से? एमके और फार्मा को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। फार्मा स्पेस अगर आप देखें तो वहाँ पे थोड़ा डेंट पड़ा है आज के सत्र में। पिछले कुछ सत्रों से काफ़ी संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो खबरें आई अब टैरिफ की, तो फार्मा सेक्टर उस रडार पर है। कपिल जी बताइए, पहला पिक क्या होगा आपका, जिस तरीके से मार्केट आज रिएक्ट कर रहा है? जी, यहाँ पे मैं एक स्टॉक टाटा इन्वेस्ट का देख रहा हूँ, जो स्टॉक मीन्स काफी दिनों से एक रेंज में रहा हुआ है। आज थोड़ा सा एक स्पार्क हमें ऊपर की ओर देखने मिल रहा है, तो इस स्टॉक में थोड़े से ऊपर की ओर मोमेंटम बन सकती है। तो 6,865 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस उसका 6,840 का रहेगा और ऊपर में टारगेट 7,380 के। 7,380 के टारगेट टाटा इन्वेस्टमेंट में नजर आ सकते हैं और टाटा इन्वेस्ट में नजर आ सकते हैं। बाई साइड की ट्रेड है कपिल जी की, और 6,840 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अब ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। इन्होंने क्या एक्शन लिया आपके लिए जानना जरूरी है। और आप देखें तो उन्होंने एग्जिट किया है BEML से, रैलिस इंडिया से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। नाइका और एल्काइल अमाइंस को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। ओम जी बताइए, फर्स्ट पिक क्या होगी आपकी? यहाँ पे मेरी पिक रहेगी एडवांस एंजाइम्स पे। करंट पावर अप्रॉक्स 353 तो 354 पे आसपास चल रहा है। एक काफी अच्छा वॉल्यूम सर्च हमने प्रीवियस वीक भी देखा था, इस वीक भी कंटिन्यू कर रहा है। तो इसके एक्सपेक्टेड टारगेट रहेंगे लगभग 400 के, और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 345 का। 345 का स्टॉप लॉस, 400 का टारगेट। और एडवांस एंजाइम में अभी तो तेज़ी देखने को मिल रही है, करीब 1.5% से ज़्यादा तेज़ होकर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। पवन जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में वो देख लेते हैं, फिर पिक्स भी लेंगे। तो इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की एग्जिट किया है ICICI लोम्बार्ड से, और कैम्स में टारगेट अचीव हो गया इनका, जो कि सेल साइड की ट्रेड थी। पवन जी बताइए, फर्स्ट पिक क्या होगी? श्रेया, मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। बाय साइड का मेरा ट्रेड है आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर। आदित्य बिरला कैपिटल अभी CMP 253 के आसपास इसका चल रहा है। 247 का मेरा इसमें एक स्टॉप लॉस रहेगा और 265 मेरा टारगेट है। 65 टारगेट, 247 का स्टॉप लॉस। आदित्य बिरला कैपिटल, खरीदारी की राय। वैसे मुझे लगा था पवन जी आज भी सेल साइड का ट्रेड देंगे, लेकिन यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती है। ये बाई साइड की ट्रेड है आदित्य बिरला कैपिटल में। पवन जी, एक और स्कोप आपके पोर्टफोलियो में बाई साइड ही? श्रेया, जिस तरह से अभी लास्ट 15-20 मिनट में कैंडल बनी है, अगर ये सस्टेन करे तो फिर मैं बाय साइड की ट्रेड देना बाद में पसंद करूंगा। मैं इसको 15-20 मिनट वॉच करना चाहूंगा कि क्या ये लेवल सस्टेन हो रहे हैं या नहीं। 24,776 डे हाई के आसपास 24,772 पे निफ्टी है। तो देखने वाली बात होगी कि सस्टेनेबल है कि नहीं, कि यहाँ से फिर से
पर मुड़ता है बाजार तब पवन जी स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे। आप बताइए कपिल जी, आपने कर लिया क्या आइडेंटिफाई? जी, मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। ठीक है, तो पवन जी और कपिल जी की तरफ से थोड़ा सा इंतजार, जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है फिर उनसे पिक्स लेंगे। लेकिन चलिए अब बात करते हैं ब्रिगेड होटल के मैनेजमेंट से। ब्रिगेड होटल की थोड़ी लिस्टिंग कमज़ोर हुई, 90 इशू प्राइस के मुकाबले 41 प्रति शेयर पर लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के डायरेक्टर विनीत वर्मा और COO मनोज अग्रवाल जी। विनीत जी, मनोज जी, स्वागत है आप सभी दोनों का CNBC आवाज़ पर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डेब्यू करने के लिए। और मनोज जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी। IPO आ गया, अब इमीडिएट 6 से 12 महीने के लिए क्या प्लानिंग है कंपनी की? थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग अस ऑन द शो। हमारी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ लास्ट 2 ईयर से शो किया है, बोथ ऑन द रेवेन्यू फ्रंट एंड ऑल्सो हेल्दी मेंटेनिंग द हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी। लास्ट ईयर हमने 16.6% का ग्रोथ रजिस्टर किया था रेवेन्यूज़ में, विद अ वेरी हेल्दी EBITDA मार्जिन ऑफ 35% प्लस। And we continue to hope that in the next 6 to 9 months and in the next 1 year, we continue the same trend line, because all our hotels are now stabilized and the whole industry, tailwinds are supporting us, and we hope to continue the same momentum. ओके, शुक्रिया मनोज जी। विनीत जी, आप ये बताइए, जिस तरीके से होटल इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है और लगातार हम इसमें एक इजाफा भी देख रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद में, होटल इंडस्ट्री आगे कैसे बूम कर सकता है और इसके मद्देनज़र कंपनी की क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं फिलहाल? शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर। बहुत खुशी हो रही है आपके चैनल पे आके। जहाँ तक हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का सवाल है, आपने जैसे सही फरमाया, ये कोविड के बाद खास पर, ऐसा नहीं कि कोविड के पहले हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन कोविड के बाद जो डोमेस्टिक टूरिज़्म बढ़ा है, जो डोमेस्टिक अराइवल्स, जो डोमेस्टिक लोगों ने, जो हमारे खुद के भारतीय लोगों ने जो इंटरनल ट्रैवल करना सीखा है, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को। अभी हमारे जो इंटरनेशनल अराइवल्स हैं अभी भी प्री कोविड टाइम के नहीं पहुँचे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमारा जो डोमेस्टिक अराइवल, डोमेस्टिक टूरिज़्म, डोमेस्टिक जिसको हम बोलते हैं माइस बिजनेस, वो काफ़ी बड़ा है। तो ये जो साइकिल है हमारे हिसाब से अभी चलेगा। तो ये, और जहाँ तक कि आप जानते हैं कि अब पूरे भारत में अभी जो ऑर्गेनाइज कमरे हैं हमारे, वो 1,80,000 या 1,75,000 के करीब कमरे हैं पूरे, जबकि आप जानते हैं कि दूसरे दुनिया में और कई देशों में, कई शहरों में इससे ज़्यादा कमरे हैं। तो इसको सबको मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक फ्यूचर इज़ ब्राइट, एंड इसी वजह से हमारा प्लान भी वही है। जानते हैं कि अभी हमारे जो 9 होटल ऑपरेटिंग कर रहे हैं, हमारे और 5 होटल भी आने वाले हैं। तो उन 5 होटल में आप नोटिस करेंगे कि हमने अब हमारे लग्जरी सेगमेंट की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमारा एक मिक्स पोर्टफोलियो रहा है, लेकिन जो अगले 5 होटल हैं उसमें से 2-3 होटल जो हैं वो लग्जरी सेगमेंट में हैं। 9 पोर्टफोलियो में ऑलरेडी इसलिए है हम और कर रहे हैं 5 का आप एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं विनीत जी? हाँ जी, हाँ जी। तो 5 लग्जरी सेगमेंट में लग्जरी होगा? स्पेस में 3 हैं। अच्छा, 3 है। हाँ, उसमें से 3 लग्जरी सेगमेंट में हैं और 2 हमारे मिड स्केल जिसको बोलते हैं वो शहर में होते हैं। और हम पहली बार हम लोग रिजॉर्ट लाइन में भी एंटर करने की सोच रहे हैं। ओके, तो रिजॉर्ट में कितने होटल्स आप सोच रहे हैं? 3-4 रिजॉर्ट, क्योंकि अगर आप सेग्रीगेट करें तो अभी फिलहाल तो हमारे जैसे बताया कि हमारे 5 होटल्स ऑलरेडी कंफर्म्ड हैं, उसका काम चालू है, और आगे हमने और 4 भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उसका भी फाइनल स्टेजेस में अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं, वो भी खूब जल्दी फाइनलाइज हो जाएंगे। उसमें हमारा जिसको बोलते हैं लैंड ऑपरेटर सारा ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। तो उम्मीद है कि 2029-2030 तक हमारी कंपनी जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। जहाँ तक रिजॉर्ट का सवाल है, आपने पूछा था, तो हमारे 2 लग्जरी रिजॉर्ट हमने प्लान किए हुए हैं। जो 5 हमारे नए पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से 2 लग्जरी रिजॉर्ट हैं। एक रिट्स कार्ल्टन हमने साइन किया है वाईकॉम में, जो कोची के पास एक आइलैंड रिजॉर्ट होगा, हाई एंड वेलनेस आइलैंड रिजॉर्ट, और एक हमने चेन्नई में ग्रैंड हयात साइन किया है, जो कि ECR पे बीच फ्रंट रिजॉर्ट होगा। ओके, तो ब्रिगेड होटल का मैं अगर बात करूँ मनोज जी आपसे ही, तो कौन से मॉडल पे ये रिलाई करते हैं? एसेट लाइट मॉडल है या फिर सभी आपके ही अपने हैं?
नहीं, देखिए हमारा जो वी कम फ्रॉम ए वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रिगेड ग्रुप पेरेंटेज, तो ब्रिगेड ग्रुप रियल एस्टेट के हर सेगमेंट में है, चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हॉस्पिटैलिटी हो या रिटेल हो। तो हमारा जो मॉडल है वो है होटल बनाना और ओन करना, एंड देन हम पार्टनर करते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ और उनको हम अपने होटल्स बना के देते हैं चलाने के लिए। बट वी ऑलवेज आवर मॉडल इज़ टू ओन होटल्स, तो हमारा आगे भी यही मॉडल रहने वाला है। वी वांट टू बी ए होटल ओनर कंपनी, सो इट कैन नॉट बी एसेट लाइट, व्हेन जब हम होटल ओनरशिप में ही हमारा मॉडल है तो हम होटल ओनरशिप में ही रहेंगे। तो जैसा कि मनोज ने बताया, मैं उस पर और कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारा जो होटल ओनरशिप का और एक वजह ये भी है कि आपको कईयों को पता होगा कि अगर हम एक लग्जरी होटल बनाते भी हैं तो टिपिकली 7 से 8 साल मैक्सिमम हमारा उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाता है, कॉस्ट रिकवर हो जाता है। उसके बाद इट बिकम्स जो कहते हैं ना इंग्लिश में कैश काउ। तो आई थिंक ओनिंग एन एसेट इज़ फार मोर बेटर ROI प्रोवाइडिंग देन गोइंग एसेट लाइट। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जी, विनीत जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, अब तो आप मार्केट में आ चुके हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स एंड एक्सपेंशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मुड़ते हैं और मुनाफा का मीटर आपके सामने रखते हैं स्क्रीन पर। क्या स्थिति फिलहाल, कौन से खिलाड़ी पहले पायदान पर और क्या फेरबदल देखने को मिल रहा है मुनाफा का मीटर में। ओम मेहरा जी पहले पायदान पर है और देखिए पवन जी और ओम जी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। करीब करीब 7.8% के करीब पॉजिटिव रिटर्न ओम जी के पोर्टफोलियो से और 7.8% के करीब पवन जी के पोर्टफोलियो से रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है। कपिल शाह जी का पोर्टफोलियो 5.5% से ज़्यादा का रिटर्न देता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। तो ये स्थिति है हमारे खिलाड़ियों का मुनाफा का मीटर पोर्टफोलियो के रिटर्न की। कोई भी अब रिटर्न की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, तमाम पिक्स बताने के लिए। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।